वेलकम बैक टू कॉमर्स फेलो क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, तो ये आपका ग्रेजुएशन है कि बीकॉम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो यूजीसी नेट कॉमर्स के जितने भी एस्पिरेंट है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के एस्पेक्ट से मैं ये वीडियो को ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत अच्छे से और डिटेल वे में आपको समझाती हुई चलूंगी, प्लस इसके पीवाईक्यूज भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से आपके पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बात बताइए कि एक पार्टनरशिप फर्म और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है और क्यों एक स्टार्टअप के लिए एलएलपी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इस पूरे वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसका ये कब आया, 2008 में ये आया है। ये डेट जो है आपको, ये ईयर जो है आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इसका एक लीगल डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एलएलपी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इन विच द पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है ना वो बिल्कुल लिमिटेड होती है, यानी कि जो पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स होती है वो इसमें सेफ होती है। कौन से केस में सेफ होती है? अगर इन फ्यूचर जो एलएलपी के जो पार्टनर्स है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी कि उसका दिवालिया निकल जाए, तो उसके जो अपने खुद के पर्सनल एसेट्स है, गाड़ी, कपड़ा, मकान जो भी है, वो सब सेफ रहते हैं। ठीक है, meaning they are not personally responsible for the debts of the business beyond their aggregate contribution, यानी कि जितना भी उसने उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतना के लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डेब्ट को चुकाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसका बिल कब पास हुआ। तो इसका बिल आपका जो है दिसंबर यानी 12 दिसंबर 2008 को ये बिल पास हुआ है आपका। 7 जनवरी 2009 में प्रेसिडेंट ने इसे असेंट किया, यानी कि 7 जनवरी 2009 को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली है, जिसके बाद ये ऑफिशियली एक एक्ट बन गया है। ठीक है, तो भारत में जो है ये 1 अप्रैल 2009 के बाद लागू किया गया है और अगस्त 2021 में ये अमेंडेड हुआ है, यानी कि एलएलपी एक्ट में नए बदलाव लाए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके और छोटी गलतियों पर जेल की सजा कम करके सिर्फ और सिर्फ फाइन लगाया जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसके सेक्शंस कितने। इसके टोटल सेक्शंस 81 है। ये आपसे पूछ ले जाते हैं कि कितने सेक्शंस है और 4 शेड्यूल्स है। ये 4 शेड्यूल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी आगे। और हु इज द बॉस, यानी कि इसे कौन जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एलएलपी को मैनेज और कंट्रोल करने वाली बॉडीज होती है एमसीए प्लस आरओसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है ये मेन मिनिस्ट्री है एलएलपी को जो देखरेख करती है। और आरओसी क्या होता है? आरओसी है हर स्टेट में एक अपने का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होती है जो एलएलपी को रजिस्टर करवाना पड़ता है और सालाना पेपर्स फाइल करने पड़ते हैं, यानी कि रिटर्न फाइल करना पड़ता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी फ्रेम्स द रूल्स, यानी सीजी जो है वो सारे कानून और रूल्स बनाने की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नॉट एप्लीकेबल इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसमें एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका खुद एक अपना एक्ट है। ठीक है, इसीलिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इसके सारे शेड्यूल्स की, जो 4 शेड्यूल्स हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत एज इट इज याद करना है। तो पहला शेड्यूल क्या कहता है? पहला शेड्यूल कंटेन्स द डिफॉल्ट प्रोविजन, यानी कि ऑटोमेटिक जो है ये एप्लीकेबल हो जाता है। रिलेटिंग किससे रिलेट होता है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स का इसमें बात किया जाता है, यानी कि पार्टनर्स की जो राइट्स और ड्यूटीज होती है वो पहला शेड्यूल में जो है बात किया गया है। एंड द एलएलपी एप्लीकेबल कब होता है? यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि एप्लीकेबल व्हेन देयर इज नो एलएलपी एग्रीमेंट, यानी कि जब एलएलपी एग्रीमेंट नहीं हुआ जाता है तो ये फर्स्ट शेड्यूल जो है वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड शेड्यूल की। सेकंड शेड्यूल बात करता है डील्स विद कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी, यानी कि हम पार्टनरशिप फर्म को भी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड शेड्यूल हमारा बात करता है कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, यानी कि प्राइवेट कंपनी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एलएलपी में। और चौथा शेड्यूल हमारा बात करता है कन्वर्जन ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, यानी कि हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी जो हम एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो लिस्टेड कंपनी होती है वो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते एलएलपी में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? लिस्टेड कंपनी को, पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन इस तरह बनता है कि सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, थर्ड शेड्यूल में क्या आता है, फोर्थ शेड्यूल में क्या आता है। ठीक है, तो आई होप ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब क्या है, देखिए एलएलपी जो है ना वो पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के जो अच्छे अच्छे फीचर्स है उसको लेकर के बनी है, यानी कंपनी के अच्छे अच्छे फीचर्स प्लस पार्टनरशिप के अच्छे अच्छे फीचर्स को मर्ज करके गवर्नमेंट ने एलएलपी बनाया है। तो कंपनी का क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट,
कंपनी से क्या लिया गया है फीचर्स बॉडी कॉर्पोरेट का। बॉडी कॉर्पोरेट क्या कहते हैं कि एलएलपी एक लीगल एंटिटी है जो अपने पार्टनर से अलग पहचान रखती है, यानी कि ये पार्टनर अलग होते हैं उसके, और जो एंटिटी है कंपनी का वो अलग होता है, ठीक है। इसका अपना नाम होता है और ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ठीक है। तो ये फीचर्स एलएलपी ने लिया है कंपनी से। और लिमिटेड लायबिलिटी, जो सबसे बड़ा फायदा यही है एलएलपी का कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। और तीसरा क्या लिया फीचर, परपेचुअल ससेशन, यानी कि पार्टनर्स जो है वो एलएलपी में आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन एलएलपी जो है वो हमेशा चलता रहेगा। किसी भी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट से एलएलपी बंद नहीं होगा। यानी कि जब भी एलएलपी बनता है तो ये माइंडसेट होता है कि एलएलपी जो है वो बहुत काफी लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है। अब पार्टनरशिप से कौन कौन सा फीचर्स इसने लिया है। पहला तो है फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि एक नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर्स अपनी जो है आपसी एग्रीमेंट से बिजनेस चलाते हैं, और एलएलपी में भी वैसे ही होता है। कोई रिजिड रूल्स इसमें फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा। सेकंड क्या है, ईज टू क्रिएट और डिसॉल्व, यानी कि इसे बनाना और बंद करना एक बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुताबिक जो है वो थोड़ा आसान होता है। और ये थोड़ा लेस कंप्लायंस भी होता है कि एलएलपी में ऑडिट और पेपर वर्क के जो रूल्स होते हैं वो थोड़ा कम जो है सख्त होते हैं। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर टर्नओवर दिया गया है, अगर उस टर्नओवर से एक्सीड आप करते हैं तो आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो थोड़ा कंप्लायंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके अंडर काम करते हैं तो उसके लिए आपको लेस कंप्लायंस है, ठीक है। तो इन दोनों का फीचर्स मिल करके बनता है आपका एलएलपी अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, यानी कि ये उन लोगों के लिए एक नया रास्ता है जो कंपनी की तरह प्रोफेशनल जो है बनना चाहते हैं, पर पार्टनरशिप की तरह आजादी भी चाहते हैं। तो ये कौन सा प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आया एलएलपी, द अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप इज फॉर ऑफिशियली गॉन। यानी कि पुरानी पार्टनरशिप की सबसे बड़ी डर क्या था कि जो पार्टनर्स है उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती थी, कि अगर बिजनेस डूबा तो घर बिक जाएगा उसका। तो एलएलपी ने उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि एलएलपी में कुछ जो है इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिए गए हैं। तो सेक्शंस जो है बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, सेक्शन 2(1)(d) इसमें आता है, ठीक है। इस सेक्शन में बताया गया है कि एलएलपी के कॉन्टेक्स्ट में बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं। तो ये क्या इंक्लूड करता है, एलएलपी जो है वो इसमें इंक्लूड होता है बॉडी कॉर्पोरेट में, फॉरेन एलएलपी इंक्लूड होता है और फॉरेन कंपनी इंक्लूड होता है। और एक्सक्लूड क्या क्या होता है, कॉर्पोरेशन, सोल और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आपका जो है पीवाईक्यूज है नेट का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है। और यस, बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अ पार्टनर, यानी कि इसका मतलब है कि एक एलएलपी में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दूसरी कंपनीज या एलएलपी भी पार्टनर बन सकती है। अब देखते हैं कि बिजनेस में इसमें क्या इंक्लूड किया गया है। में आता है, इसमें हर तरह के ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन सब इसमें इंक्लूड होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली आपकी बात ये है कि नो चैरिटेबल पर्पस, यानी कि एलएलपी हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाते हैं, ना कि किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए हम नहीं बनाते, किसी भी ट्रस्ट के लिए नहीं बनाते, सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रॉफिट के ही हम नियत से एलएलपी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखिए इसमें कुछ कंट्रीब्यूशंस है, कुछ लिमिटेशंस है कि आप इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप कौन सा एलएलपी में आएंगे और कौन सा एलएलपी में नहीं आएंगे। तो अब बात करते हैं स्मॉल एलएलपी की। तो देखिए स्मॉल एलएलपी जो है तभी माना जाएगा जब वो ये दोनों जो कंडीशंस है उसको जो है पूरा करती है। पहला कंट्रीब्यूशन क्या है कि पहला कंट्रीब्यूशन है कि मैक्सिमम 25 लाख तक अगर वो अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रही है, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो 5 करोड़ तक उसको स्ट्रेचेबल कर सकती है, ठीक है। तो ही वो स्मॉल एलएलपी माना जाएगा। और टर्नओवर जो है उसकी बिजनेस का वो 40 लाख होना चाहिए मैक्सिमम, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको बढ़ा करके 50 करोड़ तक कर सकती है। अगर ये दोनों चीज हो रही है तो वो आपका स्मॉल एलएलपी में आएगा। तो ये दोनों केस होना मैंडेटरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक भी चलेगा, एक भी अगर फुलफिल होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं, इसमें दोनों ही फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2, ये 1 है, ठीक है, और ये आई है। तो पहला फाइनेंशियल ईयर क्या कहता है आपका, नॉर्मली देखिए जो ज्यादातर केसेस में फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस भी आता है। तो स्पेशल क्या है, स्पेशल केस क्या है कि अगर कोई एलएलपी जो है वो 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को उस साल का एंड नहीं होगा। तो उनके पास एक ऑप्शंस होते हैं, उनका पहला फाइनेंशियल ईयर अगले साल की 31 मार्च को नहीं बल्कि उसके अगले साल का जो 31 मार्च है उसमें खत्म होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल
जो एलएलपी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है आपका 15 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा आपका 31 मार्च 2027। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है वो 18 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 मंथ से ज्यादा दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, उससे पहले जो है उसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टनर्स और डिजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं। डिजिग्नेटेड पार्टनर जो है इज अ पर्सन अपॉइंटेड इन एन एलएलपी। एलएलपी में एक डिजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो अपॉइंट किया जाता है जिसके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? फिलिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट फिलिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड इंश्योरिंग दैट द एलएलपी फॉलोज ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। यानी डिजिग्नेटेड पार्टनर को एलएलपी अपॉइंट करता है, कोई एक पर्सन होता है जो देख रेख करता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी डॉक्यूमेंट को फाइल करने का, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का, और ये भी ध्यान रखने का कि एलएलपी जो है वो सारा लीगल रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं, ठीक है। हाँ, एलएलपी में जो है वो पार्टनर कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो एलएलपी के जो पार्टनर है मिनिमम जो है 2 होने चाहिए और मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। वो इंडिविजुअल या कोई इंसान भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, ठीक है। इसका मेन फोकस होता है बिजनेस पे। और डिजिग्नेटेड पार्टनर किसे कहते हैं? मिनिमम 2 होने चाहिए डिजिग्नेटेड पार्टनर कंपनी एलएलपी में, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मस्ट बी इंडिविजुअल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक कोई इंसान ही हो सकता है, कोई कंपनी या जो है वो नहीं हो सकती है। मस्ट बी एटलीस्ट रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि उसमें से अगर मिनिमम 2 है, उससे ज्यादा भी हो सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, लेकिन उसमें एक तो मस्ट इंडिया का होना ही चाहिए रेसिडेंट। इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए क्या चीज फुलफिल करना चाहिए उसको? 120 डेज, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया में 120 दिन से ज्यादा स्टे किया हो तो ही हम उसे रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे उस पर्सन को। इसका मेन फोकस क्या होता है? लीगल कंप्लायंसेस, यानी कि उसका मेन डीपी का जो है डिजिग्नेटेड पार्टनर्स का जो है वो इसकी जिम्मेदारी ही ये होती है कि रिटर्न भरना, लॉ फॉलो करना का इसका जो है वो फोकस होता है। अब बात करते हैं इसमें क्या है वार्निंग बॉक्स। व्हाट इफ ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, दे मस्ट नॉमिनेट एटलीस्ट 2 ह्यूमन इंडिविजुअल टू एक्ट एज अ डीपी। यानी कि मानो एक एलएलपी ऐसी है जिसे 3 अलग अलग कंपनीज ने मिलकर बनाया है। अब क्योंकि डिजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए इंडिविजुअल इंसान होना जरूरी है, तो ऐसे सिचुएशन में वो कंपनीज जो है वो अपने बिहाफ पर कम से कम 2 ह्यूमन इंडिविजुअल को नॉमिनेट करेगी और ये नॉमिनीज ही उस एलएलपी के डिजिग्नेटेड पार्टनर्स के रूप में काम करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। एलएलपी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर सेक्शन 34 में ये आता है। तो क्या होता है एलएलपी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ठीक है। इसका मतलब होता है लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एन एलएलपी टू रिकॉर्ड, प्रिपेयर एंड रिपोर्ट। यानी कि एलएलपी का जो है उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है कि वो अपना जो है रिकॉर्ड को प्रिपेयर करे और रिपोर्ट जो है अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट बनाए इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। यानी एलएलपी जो है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से के केस में डील करती है कि इसका मकसद होता है ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना। तो इसका 5 मेन पॉइंट्स आते हैं, उसको हम देख लेते हैं वन बाय वन। बुक्स ऑफ अकाउंट, तो देखिए एलएलपी को है मस्ट मेंटेन प्रॉपर बुक शोइंग, यानी कि एलएलपी को ये चीज तो प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ती है। क्या क्या उसमें अपने बुक्स में शो करना पड़ता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस, यानी कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे खर्च हुआ, एसेट्स कितने हैं उस एलएलपी के पास, और लायबिलिटीज कितनी है, और कैन बी कीप्ड ऑन कैश और एक्रूअल बेसिस। यानी इन्हें जो है वो कैश बेसिस में भी अपना जो है रिकॉर्ड कर सकता है। कैश बेसिस मतलब जब पैसा मिल जाए तो हम इसको रिकॉर्ड कर दें इस बुक को, और अगर एक्रूअल बेसिस में करना चाहे तो उसमें भी कर सकते हैं। एक्रूअल बेसिस किसे कहते हैं? जब ट्रांजैक्शन हो और लेकिन अभी हमको पैसा मिला ना हो, लेकिन ट्रांजैक्शन हो गया हो, गुड्स जो है एक ओनर से दूसरे ओनर को सप्लाई हो गई है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से जो है वो रखा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलएलपी को मस्ट प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एवरी ईयर, यानी हर साल एलएलपी को एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब है कि एलएलपी ये डिक्लेयर कर रही है कि वो अपने कर्जे चुकाने के काबिल है, ठीक है, यानी कि वो सॉल्वेंट है, इनसॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। फिलिंग रिक्वायरमेंट, अब इस स्टेटमेंट को उसको आरओसी के पास जाकर के जमा करना पड़ता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 6 महीने के अंदर, ठीक है। फिर आता है ऑडिट रिक्वायरमेंट। तो देखिए
अकाउंट मस्ट बी ऑडिटेड एक्सेप्ट फॉर स्मॉल एलएलपी बिलो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, यानी कि सभी एलएलपी को अपने अकाउंट्स को ऑडिट कर जो है वो करवाने पड़ते हैं, यानी सीए से चेक करवाना पड़ता है, लेकिन स्मॉल एलएलपी के लिए ये मतलब एग्जम्पशन है इसमें, ठीक है। फिर इसमें आता है पेनल्टीज फॉर नॉट फिलिंग एसएएस। अगर हम एसएएस यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी को फाइल नहीं करते हैं तो एलएलपी को क्या फाइन देना पड़ता है, 100 रुपये जो है हर दिन देना पड़ता है, मैक्सिमम वो है 1 लाख तक जा सकता है, और ईच डेजिग्नेटेड पार्टनर को 100 रुपये हर दिन, मैक्सिमम 50,000 तक का उसको फाइन लग सकता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो एलएलपी के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है। एलएलपी की अपनी पहचान है, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है और केस भी फाइल कर सकती है, इसका वजूद पार्टनर से अलग होता है। फिर आता है परपेचुअल एसोसिएशन, यानी कि पार्टनर्स कम गो या पार्टनर्स आ भी सकते हैं, पार्टनर्स जा भी सकते हैं, लेकिन एलएलपी जो है वो हमेशा जिंदा रहेगी। फिर आता है म्यूचुअल एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इसके बारे में भी। पार्टनर्स जो है इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर्स बाइंड्स द एलएलपी नॉट अदर पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर सिर्फ एलएलपी के एजेंट होते हैं, किसी दूसरे पार्टनर के एजेंट नहीं होते हैं। यानी कि अगर एक पार्टनर से कोई गलती होती है तो वो अपने गलती दूसरे पार्टनर पे नहीं थोप सकता है। पार्टनरशिप में क्या होता था, अगर एक जो पार्टनर गलती कर रहा है तो दूसरे पार्टनर्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता था, लेकिन इसमें क्या है कि जो पार्टनर गलती कर रहा है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे पे हम अपने गलती को नहीं थोप सकते हैं। सबसे फिर आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी की, रिस्क इसमें जो है वो लिमिटेड होती है टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन, यानी कि जितना उसने अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतना का ही वो लायबल होता है। ये आप इसका सबसे बड़ा फायदा है। फिर आता है क्या, एलएलपी एग्रीमेंट, द इंटरनल रूल बुक फ्लेक्सिबिलिटी इसकी, यानी कि एलएलपी का इंटरनल रूल बुक है, इसमें पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज लिखी होती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, पार्टनर्स इसे अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं एलएलपी एग्रीमेंट को, ठीक है। फिर आता क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट गो टू जेल, टेक एन ओथ और गेट मैरिड, यानी कि एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। एलएलपी एक इंसान की तरह लीगल काम कर सकती है, लेकिन वो फिजिकली मौजूद नहीं है, इसीलिए ये जेल नहीं जा सकती, शादी भी नहीं कर सकती और कसम यानी कि ओथ भी नहीं खा सकती है, ठीक है। फिर आता है ई फिलिंग। ई फिलिंग क्या है कि एलएलपी का सारा काम जो है वो पेपरलेस और डिजिटल होता है, यानी कि एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स की जो वेबसाइट होती है उस पर जो है डिजिटल सिग्नेचर्स के जरिए सब कुछ ऑनलाइन फाइल होता है इसमें एलएलपी में, ठीक है। और इसकी एक कॉमन सील होती है, यानी कि ये एलएलपी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, लेकिन ये ऑप्शनल क्या है कि जब भी वो अगर एलएलपी कॉमन सील यानी कि यूज कर रही है तो उस वक्त 2 जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर को मौजूद होना कंपलसरी है, ठीक है, तो ही वो कॉमन सील को यूज कर सकती है अपना स्टैम्प को। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब चलते हैं इसके स्टेप्स में। तो देखिए इसमें 2 टाइप के स्टेप्स है, ये लॉ, तो ये इसको लॉ जो है ये फॉलो करता है और एग्जाम में आपसे ये पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा आपको दोनों ही पढ़ा दूं, ठीक है। तो पहला इससे हम देख लेते हैं, इसे आप ऊपर ऊपर देखिए, ठीक है, बस माइंड को देखने के लिए, लेकिन आपको याद इसे करना है, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, एलएलपी में 2+ पर्सन होने चाहिए, लॉफुल बिजनेस होने चाहिए, यानी कि कोई इलीगल काम की बिजनेस नहीं होनी चाहिए और प्रॉफिट मोटिव के लिए काम होने चाहिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। सबमिट द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसको फीस के साथ सबमिट भी करना पड़ेगा। स्टेप 2 क्या है, मस्ट बी साइन बाय एन एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए एंड 1 सब्सक्राइबर, यानी जो उसका जो डिक्लेरेशन फॉर्म जो होती है एक डिक्लेरेशन देनी होती है, सारे रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं और इस पर एक प्रोफेशनल जो है सीए, सीएस, सीएमए किसी का एक का सिग्नेचर होना चाहिए और एक सब्सक्राइबर यानी कि उसका जो एलएलपी का जो एक पार्टनर है उसमें एलएलपी में जितने पार्टनर्स है उसमें किसी एक पार्टनर को उसमें सिग्नेचर होना चाहिए। स्वेयर्स ऑल रूल्स आर कंप्लायंट विद, ठीक है, सारे रूल्स जो है वो मेक श्योर करना चाहिए कि वो कंप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर 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 उसने यहाँ पे जो बॉक्स में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट है ये कि अगर स्टेटमेंट में किसी तरह का झूठ पकड़ा गया तो 2 साल की जेल और 10,000 से लेकर के 5 लाख तक की फाइन हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट में बिल्कुल जो भी हम डाल रहे हैं जो भी लिख रहे हैं वो बिल्कुल सच लिखना चाहिए, किसी तरह का झूठ अगर निकला तो उसके बाद तो फिर उसका खैर नहीं। फिर आता है स्टेप 3 क्या है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या आता है, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को
जो डॉक्यूमेंट चेक करता है सब सही रहा तो 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन आपका सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देगा। तो ये तो हो गया ऊपर ऊपर। अब लेकिन आपसे क्वेश्चंस यहाँ से नहीं, यहाँ से पूछे जाते हैं बिल्कुल डिटेल्स में, और इसमें यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यहाँ से आपका कई बार जो है वो पीवाईक्यूज बने हैं इसके स्टेप से, और आपके जो बीकॉम वाले हैं उनसे भी ये स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है? Obtain digital signature certificate. All designated partner must get a DSC required for online filling of document। यानी देखिए क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है तो सारे डिजिग्नेटेड पार्टनर को डिजिटल सिग्नेचर एक चाहिए होता है। दूसरा क्या होता है? अप्लाई फॉर DPIN, डिजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए हर डिजिग्नेटेड पार्टनर को एक यूनिक जो है पहचान नंबर मिलता है जिसे हम DPIN कहते हैं। ठीक है, तो ये एक नंबर होता है जो सभी पार्टनर्स को मिलता है। ठीक है, फिर आता है नेम रिजर्वेशन, यानी कि नाम जो है हम रिजर्व करते हैं। अप्लाई फॉर LLP नेम थ्रू रन LLP, यानी कि हम LLP के नाम के लिए जो है अप्लाई करते हैं। रिजर्व यूनिक नेम, यानी कि जो हम जो भी नाम रख रहे हैं वो यूनिक होने चाहिए, किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। तो जो इसके लिए रिजर्व यूनिक नेम सर्विस यूज करके रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, फिर चौथा स्टेप आपका आता है इनकॉर्पोरेशन फिलिंग, यानी इसमें ये मेन फॉर्म है। तो फॉर्म का नाम क्या है? फाइल फिल इफ, यानी कि फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP विथ रजिस्ट्रार सबमिट डील्स लाइक पार्टनर्स को उसमें इंफॉर्मेशन होता है और रजिस्टर्ड ऑफिस का उसमें एड्रेस मौजूद होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फोर्थ वाला कि ये मेन फॉर्म होता है। कौन सा मेन फॉर्म होता है? फिलिप जो होता है, इसमें पार्टनर्स की डिटेल और ऑफिस का एड्रेस भरा जाता है। फिर फिफ्थ क्या आता है आपका? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सब होने के बाद उसके बाद फिर वेरिफिकेशन होता है। आपका वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है, आपको कुछ दिन के बाद मिल जाता है। जब आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है उसी दिन से जो है आपका LLP जो है एक लीगल एंटिटी बन जाता है। तो आफ्टर वेरिफिकेशन रजिस्ट्रार इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, LLP becomes a legal entity from this date। ठीक है, फिर आपका आता है 6th स्टेप। इसमें क्या है? LLP एग्रीमेंट, यानी कि इसमें क्या है? ये सबसे जरूरी स्टेप है। इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर पार्टनर्स को अपने एग्रीमेंट फाइल करना होता है। ठीक है, तो ड्राफ्ट एंड फाइल एग्रीमेंट। डिफाइन राइट्स में क्या क्या होना चाहिए? डिफाइन जो है उसमें राइट्स अपने डिफाइन होने चाहिए, उसमें ड्यूटीज उसके डिफाइन होने चाहिए, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो अपने पार्टनर्स के बीच में कौन से कितने में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हो रहे हैं वो सब उसमें मेंशन होने चाहिए LLP एग्रीमेंट में। और 30 डेज के अंदर जो है वो उसको सबमिट करना पड़ेगा, उस फाइल को जो है वो देना पड़ेगा। फिर 7th स्टेप इसमें क्या आता है? अप्लाई फॉर पैन एंड टैन एप्लीकेशन, है कि अप्लाई फॉर पैन एंड टैन फॉर टैक्सेशन पर्पस, यानी कि इनकम टैक्स भरने के लिए आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और TDS काटने के लिए आपको टैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। टैन का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और पैन तो आप जान ही रहे परमानेंट अकाउंट नंबर होता है आपका। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक में। अब बात करते हैं द रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन 30। देखिए अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है? देखिए एड्रेस मैंडेटरी कि हर LLP के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है जहां वो अपने गवर्नमेंट के सारे नोटिस और लेटर्स भेजे जा सके। ठीक है, मैंडेटरी बेस फॉर कम्युनिकेशन होता है ये रजिस्टर्ड ऑफिस। चेंज रिक्वायर्ड ROC नोटिस, अगर आप ऑफिस का एड्रेस जो है वो बदल रहे हैं तो उसकी नोटिस आपको ROC को देना जरूरी है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, कि अगर ऑफिस के रूल्स फॉलो नहीं किए गए हैं तो उसको पेनल्टीज होता है, कितना भरना पड़ता है? 2000 से लेकर के 25,000 तक वो आपको जो है पेनल्टीज चढ़ जाता है आपका। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 14। इसमें आता है कि जैसे ही LLP रजिस्टर्ड हो जाती है उसे ये 4 चीजों की पावर मिल जाती है। कौन कौन सी 4 चीजें? पहले क्या है? स्विंग एंड बिंग स्यूड, यानी कि LLP किसी पर केस कर सकती है और कोई दूसरा LLP पर केस कर सकता है। दूसरा क्या? एक्वायरिंग ओनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि LLP अपने नाम पर जमीन या प्रॉपर्टी खरीद और रख सकता है। हैविंग अ कॉमन सील, यानी वो अपने ऑफिशियल जो है वो सील रख सकती है, और जो है सील यानी कि स्टैम्प। और चौथा में क्या है? डूइंग एक्ट एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, वो एक लीगल एंटिटी की तरह सारे काम कर सकती है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक में। क्या है रूल्स? क्या क्या रूल्स होते हैं LLP में? नेम मस्ट एंड इन LLP, अगर आप LLP का जो नाम रख रहे हैं उसके लास्ट में LLP होना मस्ट है।
कैन नॉट बी अनडिजायरेबल आइडेंटिकल एंड ट्रेडमार्क, यानी कि नाम किसी दूसरी कंपनी या ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए या अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। जब आप अपना नाम रिजर्व कर रहे होते हैं तो आपका वहां पे 3 मंथ का वैलिडिटी मिलता है, यानी कि 3 मंथ के अंदर अंदर आपको वो अपना नाम जो है वो यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा आपका नाम। ठीक है, इसमें क्या है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स चेंज, यानी कि देखिए पहली बात तो ये कि आपका नाम मिलता जुलता होना नहीं चाहिए दूसरे से। अगर गलती से आपका नाम किसी और से मैच कर गया तो गवर्नमेंट आपको नाम बदलने का ऑर्डर दे सकती है। इसके लिए टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइमलाइन आपको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है। पहला क्या है, LLP डेडलाइन टू चेंज द नेम 3 मंथ्स, यानी कि ऑर्डर, पहला ऑर्डर मिलता है कि 3 मंथ के अंदर LLP को अपना नाम बदलना है। दूसरा ऑर्डर मिलता है डेडलाइन टू नोटिफाई द ROC, यानी कि नाम बदलने के बाद आपको 15 दिन के अंदर ROC को बताना होता है। तीसरा स्टेप आता है डेडलाइन टू ऑल्टर द LLP एग्रीमेंट 30 डेज, यानी कि फिर 30 डेज के अंदर LLP अपने एग्रीमेंट को अपडेट करना होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से इसके सारे स्टेप्स जो है वो समझ में आ गया है। अब बात करते हैं रेड फ्लैग डैशबोर्ड। इसमें क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए इसमें तो हम लोग बात कर लिया कि LLP में जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन कुछ केसेस में वो जो है वो अनलिमिटेड बन जाती है। कौन कौन से केसेस हैं, इफ बिजनेस इज कंडक्टेड टू डिफ्रॉड, यानी कि बिजनेस तो अगर बिजनेस बना ही किस वजह से है, फ्रॉड करने के लिए, किसी को चीट करने के लिए, हार्म करने के लिए अपने क्रेडिटर्स को, तो उस केस में क्या हो जाता है, LLP जो है लिमिटेड लायबिलिटी से वो अनलिमिटेड लायबिलिटी बन जाती है। और इसका पेनल्टी कब तक हो सकता है, 5 साल की जेल प्लस 50,000 से लेकर के 5 लाख तक की आपको फाइन भरना पड़ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिब्यूनल बाइंडिंग अप सेक्शन 64, यानी इसमें क्या होता है कि ट्रिब्यूनल की कब LLP को बंद करने का ऑर्डर दे सकता है ट्रिब्यूनल, यानी कि कोर्ट। पहला क्या है, पार्टनर्स ड्रॉप बिलो 2 फॉर ओवर 6 मंथ्स, यानी कि जब पार्टनर की गिनती जो है वो 2 से कम हो जाए और वो बिजनेस 6 महीने से ज्यादा चलाया जाए तो वहां पे जो है वो कंपनी को बंद करने का, LLP को बंद करने का ऑर्डर मिल जाता है। अनेबल टू पे डेब्ट्स, यानी कि जब LLP अपना कर्ज जो है वो नहीं चुका पा रही है। थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि देश की जो है नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो उसके बिजनेस से। और 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ नॉन फाइलिंग, यानी कि अगले 5 साल तक लगातार कोई फाइलिंग नहीं किया गया हो, यानी कि एसएस या एनुअल रिटर्न जो फाइल ना किया गया हो, तो उस केस में जो ऑर्डर मिल जाता है LLP को बंद करने का। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। इसका सेक्शन याद रखना है आपको कि LLP का ट्रिब्यूनल जो है बाइंडिंग अप किस सेक्शन में आता है, 64 में आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि LLP और पार्टनरशिप में क्या मेजर डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस किसमें हम बात करते हैं। तो एंटिटी क्या होती है, LLP की जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है, पार्टनरशिप में इसमें नहीं होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। रजिस्ट्रेशन LLP को करवाना मैंडेटरी है, पार्टनरशिप में वॉलंटरी है। लायबिलिटी जो LLP में वो लिमिटेड होती है और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है, यानी कि इस पार्टनरशिप में जो है वो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स भी चली जाती है लायबिलिटी को पूरा करने में। म्यूचुअल एजेंसी जो है वो LLP में होती है और पार्टनरशिप में बाइंड्स फर्म ऑल एंड ऑल अदर पार्टनर्स, यानी कि इसमें हम दूसरे पार्टनर को भी अपना गलती को थोप सकते हैं, लेकिन LLP में ऐसा नहीं होता है। फॉरेनर्स जो है वो LLP में अलाउ है और पार्टनरशिप फर्म में फॉरेनर्स जो है वो अलाउ नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन इसमें माना जाता है, यानी कि यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि LLP कंटिन्यूअस चलती रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप में हम ये मानते हैं कि डिसॉल्व हो सकती है किसी का डेथ या फिर रिटायरमेंट में पार्टनर का। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं हम LLP वर्सेस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो इसमें क्या है, दोनों का एक्ट क्या है, LLP आपका आता है LLP एक्ट 2008 में और कंपनीज आता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आता है आपका कंपनीज एक्ट 2013 में। इंटरनल गवर्नेंस क्या है कि गवर्न बाय फ्लेक्सिबल LLP एग्रीमेंट में इसमें जो है वो गवर्न किया जाता है कि LLP में बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है, फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट होती है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, उसमें जो है रेगुलेशन जो है वो स्ट्रिक्ट होते हैं। मैनेजमेंट इसमें कौन कौन करते हैं, इसमें पार्टनर्स होते हैं और डिजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं और इसका जो मैनेजमेंट है वो BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। इसका नाम का आखिर में LLP होना चाहिए और इसके नाम के आखिर में लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। मिनिमम लीडर्स इसमें 2 डिजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए और LLC में जो आपका इसमें 2 डायरेक्टर होने चाहिए और 3 जो है डायरेक्टर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। यहाँ होता है आपका चैप्टर खत्म। तो LLP अचीव्स द परफेक्ट मिडिल ग्राउंड बिटवीन फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन, यानी LLP जो है अपने पार्टनरशिप की आजादी
भी ले लेता है और कंपनी की जो प्रोटेक्शन है वो भी ले लेता है, और यहाँ पे होता है आपका एलएलपी का सारा ईच एंड एवरी पॉइंट खत्म। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। मैंने आपको ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत अच्छे और डिटेल वे में समझा दिया है। इन केस अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर फर्दर किसी का कोई इंक्वायरी है तो मैंने अपने जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो कैप्शन में डाल दूंगी, उसमें आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का आईडी में मैं डाल दूंगी, उसमें भी आप, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसा ही अपकमिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।